चलिए, अब चूंकि आपका बिजनेस लॉ के अंदर जो यूनिट्स दिए हैं आपको, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे मेजर पोर्शन जो है बिजनेस लॉ के अंदर, दैट इज अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मेजर पोर्शन जो है दैट इज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये मेजर पोर्शन। इसका स्टेक 100 में से कम 30 से 35 मार्क्स का रहेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आपको पहले तो पढ़ना है प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स। सेकंड आपको पढ़ना पड़ेंगे कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, और उन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसमें भी ये वाला पोर्शन आपका रहेगा 20 नंबर का, और ये वाला पोर्शन आपका रहेगा 15 नंबर। हेलो, आई एम फर्स्ट टेकिंग पहला वाला, दैट इज कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसका भी सिलेबस आपके सामने, तो जल्दी से आप अपनी कॉपी में इसको लिख लीजिए। मेरी कॉपी अलग से बनाई, नहीं बनाई तो कल बनाइए। आई शुड हैव अ डिफरेंट कॉपी बनाइए, उसमें लिखेंगे जल्दी। प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स ये अलग है। तो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा पार्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। पिछले फाउंडेशन में, ये फाउंडेशन में था, ये इंटर में था। नए कोर्स में इसे इंटर से फाउंडेशन में ले आए, और इसके साथ साथ एक एक्ट और लेके आए जिसको कहा जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये दोनों मिलाकर के उन्होंने डाल दिए हैं 40 नंबर में। यानी अब क्लियरली समझ में आता है कि 20 नंबर का तो कौन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, और 15 नंबर का ये होगा। ऐसा करेंगे तभी 100 मार्क्स करीब करीब होंगे। तो इसलिए आपको मेरे साथ, आप मान के चलिए 5 5 5 5 5, इनमें चॉइस आएगी। 25 में से कोई, मतलब 5 में से कोई 4 करो, तो उसमें ये 5 5 5 5 नंबर के तो हो ही जाएंगे। और बाकी जो अभी तक पूछे जाते रहे थे 20 नंबर के, वो तो पूछे ही जाएंगे। तो कुल मिला के 30 35 40 नंबर का ये बैठना है। अभी इसका एग्जैक्ट वेटेज आना बाकी है। तो आइए चालू करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या होता है? सबसे पहली बात तो एक्ट क्या होता है, उस दिन अपन ने पढ़ा था डे 1 पे कि सेट ऑफ रूल्स।
क्यों बनाए गए? सेट ऑफ रूल्स किसने लगाए? इन्फोर्स्ड बाय अथॉरिटीज। क्यों लगाए? टू रेगुलेट और कंट्रोल। क्या रेगुलेट करूं, क्या कंट्रोल करूं? रेगुलेट और कंट्रोल व्हाट? कंडक्ट ऑफ पर्सन्स। क्यों? टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। इसको आपने कहा था कि ये लॉ है। सेट ऑफ रूल्स क्यों लगाए? इन्फोर्स्ड बाय अथॉरिटी। क्यों लगाए? रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। किसको? कंडक्ट ऑफ अ पर्सन। क्यों? टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। इसलिए समझते। कॉन्ट्रैक्ट समझते हो क्या होता है? कभी किया? हैव यू एवर बीन पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? क्या आपने, किसी ने भी कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है? क्या आपने कभी भी, किसी ने भी कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है? आई एम जस्ट आस्किंग यू। किया? कौन सा? बहुत सारे किए। अरे वाह, कौन कौन से भाई, जल्दी बताओ। चलो समझते। आज सुबह किसने आते आते ऑटो रिक्शा या बस में सफर किया? एनीवन? गुड। आज किसने आते आते पेट्रोल डलवाया? गुड। किसने यहां आके चाय पी नीचे? किसी ने नहीं पी। गुड। किसने इस महीने मोबाइल का रिचार्ज करवाया? सभी ने करवाया। गुड। नालायकों, पूरा जीवन कॉन्ट्रैक्ट करते हो और मैं पूछ रहा हूं तो बोल रहे हो नहीं किया। होल लाइफ यू आर एंगेजिंग योर सेल्फ इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। आपने पूरी लाइफ अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही एंगेज किया है। सुबह उठते से ही जो आप अपने प्राणों से अति प्यारा मोबाइल उठाकर देखते हो, तो वो मोबाइल भी कॉन्ट्रैक्ट से लिया गया था। उसके अंदर जो एयर टाइम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट से ही लिया गया है, टॉक टाइम भी। उठकर वॉश बेसिन पर गए थे, वहां जो नल में पानी आ रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट से आया था। वॉश बेसिन जो लिया वो भी कॉन्ट्रैक्ट से। जिस घर में रहते वो कॉन्ट्रैक्ट से बना हुआ है, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट पे रेंट पे लिया हुआ है। पेपर वाले ने पेपर भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही डाला है। मम्मी ने चाय बना के दी तो दूध शक्कर चाय सब भी कॉन्ट्रैक्ट से ही आई है। आप जिस गाड़ी पे आए हो वो भी कॉन्ट्रैक्ट से ही आई है। और अगर आप गाड़ी से नहीं आए हो तो जिसकी गाड़ी में आए हो उससे कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो। चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट से पी रहे हो, यहां आप कॉन्ट्रैक्ट के कारण बैठ रहे हो, तो भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट से अलग तो आप जा ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है। यू कैन गो बियॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बाहर तो आप जा ही नहीं सकते, जीवन ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं आप पैदा भी कॉन्ट्रैक्ट के कारण हुए हो, बिकॉज ऑफ द मैरिज। मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट इज अवर लाइफ। अब मान लो सबसे ताजा कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो आपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या आप हमको पढ़ाओगे? हमने कहा बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे।
आपने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमें पढ़ाओ, हम आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल। आप हमें फीस दोगे, बिल्कुल। ये हमारा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मेरा कंडक्ट क्या है कि मैं आपको टीच करूं। आपका कंडक्ट क्या है? आप मुझे फीस दो। मेरा कंडक्ट क्या है? मैं आपको टीच करूं। आपका कंडक्ट क्या है? आप मुझे फीस दो। मान लो मैंने पूरा पढ़ा दिया और आप बिना फीस दिए भाग गए, या आपने पूरी फीस पहले ही दे दी और मैंने मना कर दिया कि नहीं पढ़ाना, जाओ तुमसे जो बने वो खाड़ लो। तो भाई साहब, कोई सेट ऑफ रूल तो होना चाहिए ना, जो हमारे इन कंडक्ट को क्या करे? प्रोटेक्ट करें, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, तुम्हारी फीस को प्रोटेक्ट करें, मेरी मेहनत को प्रोटेक्ट करें। कोई एक्ट तो हो। हेलो। उस एक्ट जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो राइट्स हैं और जो ड्यूटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है? एन एक्ट which describes rights and duties of persons entering into contract. An act which describes rights and duties of persons entering into contract. Rights and duties of persons entering into contract. अरे कुछ समझ में आया? राइट्स एंड ड्यूटीज किसकी? पार्टीज की। तुम्हारे मेरे खिलाफ राइट्स, मेरे तुम्हारे खिलाफ राइट्स, मेरी तुम्हारे लिए ड्यूटी, तुम्हारी मेरे लिए ड्यूटी। ये सब कौन डिफाइन करेगा? एक एक्ट, जिसे क्या कहा जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये कैसा एक्ट है? सिविल लॉ है कि क्रिमिनल लॉ है? सिविल लॉ है, क्योंकि ये क्राइम रोकने के लिए नहीं है, सिविलियंस को ये बताने के लिए है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, हाउ शुड यू कंडक्ट, ये उसके लिए। गॉट इट? आगे बढ़े। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कब? 1872 में। ये 1872 में कौन सा लॉ आता है? आजादी अब 1947 में हुए। तो बंधु बांधवों, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर करीब 200 साल राज किया। वो ये व्यवस्था लेके आए थे। उनके आने से पहले इस देश में अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग था। होलकर रियासत के कानून अलग, ग्वालियर रियासत के कानून अलग,
झांसी रियासत के कानून अलग, मेड़ता के अलग, मेवाड़ के अलग, महाराष्ट्र के अलग, सबके अपने अपने लॉ थे। उसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। हेलो। तो 1872 में संसद तो थी नहीं, फिर ये एक्ट किसने लगा दिया? अथॉरिटी कौन? जो भारत पे रूल कर रहा था, ब्रिटिश, उनकी महारानी विक्टोरिया, वो अथॉरिटी थी, वो इंडिया पे लॉ लगाती थी। भाई 1857 की जो रिवॉल्यूशन था, रिवोल्ट था, वो रिवोल्ट वाज अगेंस्ट लॉ इटसेल्फ। अंग्रेजों ने कानून ले आए कि जिन भी रूलर्स की कोई संतान नहीं होगी, उनको से गोद वोद नहीं लेने दिया जाएगा, उनका तो राज जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा और अंग्रेज बदले में उनको अपनी सेनाएं देंगे। बहुत बढ़िया काम है यार। आप सोचो कि कोई एक विदेशी ताकत, अब तो संभव नहीं है, पर मान लो एक विदेशी ताकत आ जाए, एलन मस्क आ जाए और आकर के मणिपुर, सेवन सिस्टर्स, जहां पे अभी इतना सब चल रहा है, यहां आके बोले कि आप लोगों को हम प्रोटेक्ट करेंगे। इनको सबको छोड़ो, इंडियन गवर्नमेंट को पूरा पैसा, ही हैज एम्पल ऑफ मनी, वो अपनी पूरी फोर्स लेके आ जाए, वो बोले अब मणिपुर को सुरक्षा हम देंगे, मणिपुर का राजा हम तुमको घोषित करते हैं, और मणिपुर से जितना भी धन धान्य लेना होगा और स्पाइसेस, जो भी चीजें होगी वो हम एक्सपोर्ट करेंगे और उसके बदले में आपकी कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे। इनकी सीधी सीधी यही चाल थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही किया था। हर कमजोर आदमी को पकड़ा जिसको दूसरे राजा निपटा देते थे, उसको बोला तेरे को प्रोटेक्शन देंगे, तू तेरे यहाँ से जो भी गुड्स है वो हमको दे, हम एक्सपोर्ट करेंगे। इन्होंने यही किया और धीरे धीरे हर जगह अपनी आर्मी बिठा दी। एंड देन दे स्टार्टेड ट्रेड बिटवीन states, then they started trade between international countries। तो वो सब इन्होंने किया। तो इनके पास एक संसद थी, प्रीवी काउंसिल बोलते थे उसके पहले उसको। जब प्रीवी काउंसिल में कौन होता था, संसद में कौन होता था जो ये पास करते होंगे? देखो भैया, आजादी के पहले दो तरीके के स्टेट्स हुआ करते थे। एक, जिनको अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था हरा के। एक, जिनको अंग्रेज हरा नहीं पाए थे लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया था। तो उस संसद में कौन बैठता था? जिन्होंने हाथ मिला लिया वो राजा सारे, और जहां पर किसका था, अंग्रेजों का शासन था, वहां उनके अधिकारी। तो हर स्टेट का अपना अधिकारी, वो आके बैठते थे और जिन राजा थे वो बैठते थे, ऐसे मिलके एक संसद बन गई। ये सब मिलके एक्ट पास करते थे। 1872 का एक्ट ऐसे ही पास हुआ। तो इसको बदला क्यों नहीं? 1947 में बदल देते, नया एक्ट ले आते। वाई यू हैव नॉट चेंज इट? अपना यही एक्ट ले आते, नहीं चेंज किया। क्यों? क्योंकि हमने, भारत जब आजाद हुआ तो हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लेके आए 1947, और उसमें हमने लिखा क्या? जितने एक्ट अंग्रेज लगा के गए वो तब तक इंडियन लॉ रहेंगे जब तक कि सरकार उन्हें बदल नहीं देती। क्या बोला मैंने?
जितने भी लॉ के कौन लगा के गए? अंग्रेज। वो भारत में तब तक मान्य रहेंगे जब तक सरकार उन्हें बदल नहीं। हमने आज तक इसको नहीं बदला क्योंकि हमको ऐसा लगा कि ये एक्ट आज भी रेलेवेंट है, इसलिए हमने इसको बदला ही नहीं। इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आज भी एप्लीकेबल। इज दैट क्लियर? ये कहां कहां एप्लीकेबल है, इसकी टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है एप्लीकेबिलिटी की? तो ये दो फेज में लगा। एक थी फेज 1, दूसरी है फेज 2। फेज 1 में ये कहां लगा और फेज 2 में ये कहां लगा? सर फेज 1 में ये लगा फ्रॉम 1 सितंबर 1872। कहां लगा? होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग और 9 अगस्त 2019 से ये लगा इंक्लूडिंग। क्यों? आर्टिकल 370 का रिमूवल हुआ। बड़ा सिंपल। ये आर्टिकल 370 क्या था? और इसकी भी जबरदस्त कहानी। जब भारत आजाद हुआ था तो भारत का डिवीजन हुआ। डिवीजन किया गया रिलीजन के आधार पे। हिंदू मुस्लिम, उनको मालूम था कि इनको इस आधार पे बांट दिया तो ये साले जीवन भर लड़ते रहेंगे, तो उन्होंने उसको अलग किया। अलग भी ऐसा भयंकर अलग किया कि अगर आप देखने जाओ तो अगर मैं इंडिया को लूं तो इसके अंदर, इंडिया के अंदर इन्होंने क्या किया, यहां से यहां तक एक बांग्लादेश अलग कर दिया। बांग्लादेश नहीं था, इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। और इधर ये अलग कर दिया, ये कौन हो गया? वेस्ट पाकिस्तान। इधर यहां जम्मू एंड कश्मीर, यहां हैदराबाद, यहां गोवा, यहां दादरा नगर हवेली, हेलो। तो जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज बंटवारा करके गए। इसको तो उन्होंने दिया कहाँ? पाकिस्तान को। इसको भी दे दिया कहाँ? पाकिस्तान को। और अभी 2-4 दिन पहले व्हाट्सएप चल रहा था कि वो यहां से यहां तक जाने का रास्ता मांग रहे थे। सारे ग्रुप्स पे चल रहा था ये कि यहां से यहां तक जाने का रास्ता मांग रहे थे। बिल्कुल मांग रहे थे क्योंकि उनको जाना ऐसे पड़ता। तो चाहते ही ये थे कि इंडिया यहीं से बाहर हो जाए। तो वो हो नहीं पाया। 1971 में हमने इसको अलग करवा दिया, वो बात अलग है, बांग्लादेश हो गया वो। अदरवाइज इट वॉज ईस्ट पाकिस्तान। इन सब के बीच में एक भाई साहब और आ गए, जम्मू कश्मीर वाले। वो थे हरी सिंह जी। महाराज हरी सिंह जी ने कहा
ना हम पाकिस्तान में जाएंगे ना हम हिंदुस्तान में जाएंगे, हमारा राज्य अलग करो। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक एग्रीमेंट करवाया इंडिया, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान कभी भी जम्मू कश्मीर पर अटैक नहीं करेंगे, जम्मू कश्मीर एक अलग देश रहेगा। पटेल साहब ने समझाया कि देखो दादा, तुम जहां देश की मांग कर रहे हो ना, आप खुद ही सोचो, इधर है पाकिस्तान, इधर है इंडिया, इधर है चाइना, तीन तरफ से घिरे हुए हो आप। समझ में आया? इजराइल भी तो ऐसे ही शुरू हुआ था। इजराइल वॉज ऑल्सो दिस। तो एक इजराइल यहां बनते बनते रह गया। तो इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा ये किया। अब जब भी एक छोटा सा टुकड़ा आप डाल देते हो, पूरी दुनिया उसको कब्जा करना चाहती है। ये जानबूझकर टुकड़ा डाला गया है एशिया के अंदर, ताकि एशिया पैसिफिक में हमेशा एक डिस्टरबेंस बना रहे। क्योंकि एशियन कंट्री अगर एक साथ हो गए तो पूरे वर्ल्ड पे राज करेंगे, सबको मालूम है। वो एशिया को एक तरीका देखने, इसलिए एक टुकड़ा बीच में डाल दिया। अब हाँ साहब, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने आपस में क्या कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया कि हम इस पे हमला नहीं करेंगे। वो जम्मू कश्मीर देश ही अलग हो गया। बढ़िया चल रहा था सब। हम तो अपना काम कर रहे थे। पाकिस्तान ने तुरंत अटैक कर दिया 1948 में। वो संधि हटा दी, बोले जानने भाड़ में, कोई एग्रीमेंट नहीं। सीधे अटैक किया किस पे, कश्मीर पे, ये बोल के कि तुम्हें हम आजाद करा रहे हैं। तो बोल रहे हम तो आजाद थे ही, किससे आजाद करा रहे हो? नहीं, उन्होंने इतना जम्मू कश्मीर अपने कब्जे में कर लिया। ये जम्मू कश्मीर जो उनके कब्जे में, यहीं से पुलवामा पे अटैक हुआ था, और कारगिल वारगिल भी यहीं है। तो आप मान के चलो कि हम जो ये बोल रहे हैं ना कि सर्जिकल स्ट्राइक की, वो सर्जिकल स्ट्राइक हमने हमारी ही धरती पे की, मतलब कश्मीर की उस धरती पे की जिसको पाक ने ऑक्यूपाई कर लिया। जब पाकिस्तान यहां तक आ गया तब युद्ध रोका गया, यूएनओ बीच में आ गया। तो और ये हमारे पास दौड़े दौड़े आए कि हम क्या करें, हम पे तो पाकिस्तान अटैक कर रहा है। तो हमने कहा तुम हम में शामिल हो जाओ। तो उन्होंने कहा हम आप में शामिल हो जाते हैं, हमें विशेष राज्य का दर्जा दो, मतलब जम्मू कश्मीर में भारत का कोई भी एक्ट, कानून नहीं लगेगा जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसको परमिशन नहीं दे देती। तो हमने अपने संविधान में लिख दिया कि जम्मू कश्मीर एक विशेष राज्य है। इस विशेष राज्य की स्वायत्तता ऑटोनोमस स्टेट है। भारत में जो भी कानून लागू होगा वो जम्मू कश्मीर की जनता पे तब तक नहीं लगेगा जब तक जम्मू कश्मीर के लोग विधानसभा में उसे पास नहीं करते थे। थोड़े दिन तक, इनिशियल ईयर्स में, ऐसा भी लिखा था संविधान में कि इनिशियल ईयर्स में हम इनको स्वायत्तता दे रहे, बाद में वापस ले लेंगे। अब वो वापस लेनी थी 56, 57, 58 में, 1956, 1957 में वापस लेनी थी, अभी तक नहीं ली गई थी। तो 2008 तक भारत, 2008 नहीं 2018 तक भारत में जो भी एक्ट बनते थे वो जम्मू कश्मीर पे तब तक नहीं लगते थे जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसको परमिशन ना दे दे। हेलो।
क्या मेरी बात समझ में आई? जब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे इजाजत ना दे दे तब तक नहीं होता था। गॉट इट? गुड। अगली बात, तो अब हुआ क्या? फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली बोलेंगे इसको, कि इंडिया में जब जब भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनी, मैक्सिमम टाइम सरकार उसकी बनी जो केंद्र सरकार के साथ। जब तक कांग्रेस थी तब तक वहां पे उमर अब्दुल्ला के फादर शेख अब्दुल्ला, उनकी पार्टी चलती थी। तो जितने एक्ट ये लोग यहाँ पास करते थे बाय डिफॉल्ट वो लोग वहां पास करवा लेते थे, क्योंकि वो वहां बहुमत में होते थे। इसलिए इनकम टैक्स, जीएसटी जो भी इंडिया में लगता है जम्मू कश्मीर में लगी जाता था। जीएसटी लगाते टाइम महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, उससे बीजेपी ने हाथ मिलाया, जीएसटी पास करवा लिया, फिर हाथ अलग कर लिया और एक्ट वहां लग गया। तो ये आर्टिकल 370 को इसलिए हटा दिया गया, दे जस्ट रिमूव दिस आर्टिकल 370, जिसके कारण इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जैसे करीब करीब 116 एक्ट थे जो जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होते थे, वो भी जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल होने लगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर अपने ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे काम करता है, जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके हिसाब से चलता था। अब वहां भी क्या लग रहा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इज दैट क्लियर? अब बात आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट applies to every contract made in India. Indian Contract Act applies to every contract made in India. अब जरा ध्यान से समझना इस चीज को। ये एक इंडियन है, ये दूसरा इंडियन है, ये इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये एक इंडियन है, ये दूसरा इंडियन है, ये दोनों फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक फॉरेनर है, दूसरा फॉरेनर है, ये दोनों फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक फॉरेनर है, दूसरा फॉरेनर है, ये दोनों इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक इंडियन है, एक फॉरेनर है, ये दोनों इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक इंडियन है, एक फॉरेनर है, ये दोनों फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब बताइए कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होगा? अगर मैं आपको बोलूं इन कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं नंबर दे देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कौन से नंबर का कॉन्ट्रैक्ट पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा? कौन कौन से नंबर के कॉन्ट्रैक्ट पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा? जो जो कहां हुआ है इंडिया।
इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बंदा इंडियन है, कि बंदा फॉरेनर है, कि बंदा हिंदू है, कि मुस्लिम है, कि सिख है, कि ईसाई है, कुछ भी हो यार, कोई मतलब ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कहां हुआ है? अगर कॉन्ट्रैक्ट इंडिया में हुआ है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इट इज बाउंड टू अप्लाई। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या है, क्यों है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये हम देख रहे थे। मेरी कॉपी एक आपको अलग से बनानी है। ये फंडामेंटल्स हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। हेलो, कॉपी अलग से बनेगी, राइटिंग प्रैक्टिस होगी, क्योंकि लॉ बिना लिखे पढ़ा नहीं जा सकता। लॉ को आप बिना लिखे पढ़ा नहीं सकते, तो आपको पढ़ना भी है और साथ में लिखना भी है। गॉट माय पॉइंट? पढ़ना भी है और लिखना भी। जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होगी उतना सही आपका इवैल्यूएशन होगा। और लॉ में बच्चे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि उनको दिमाग के अंदर तो सब कुछ आता है पर लिखते नहीं आता। यहां पे इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, लिखना सीखना पड़ेगा। तैयार हो लिखने के लिए? लिखना तो सीखना ही पड़ेगा। साइंस बैकग्राउंड से कितने बच्चे हैं? कोई है? नो वन। बहुत अच्छी बात, तब तो कोई दिक्कत नहीं। सो आप ध्यान रखें। तो हमने आज आज क्या क्या पढ़ा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक एक्ट है जो डिस्क्राइब करता है राइट्स एंड ड्यूटीज किसकी, पार्टीज की जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है। कब से एप्लीकेबल हुआ? एप्लीकेबल बहुत पहले हो गया था, 1872 को ही। और जम्मू कश्मीर कब से एप्लीकेबल हुआ? 9 अगस्त 2019 को। अगली बात, इट अप्लाइज टू एवरी कॉन्ट्रैक्ट मेड इन इंडिया। ये हर उस कॉन्ट्रैक्ट पर लगता है जो भारत में किया गया है, चाहे हिंदू ने किया, मुस्लिम ने किया, सिख ने किया, ईसाई ने किया, इंडियन ने किया, फॉरेनर ने किया, डजंट मेक एनी डिफरेंस। भारत की सरजमी पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा। गॉट इट? बाकी की बातें अपन करेंगे कल। कल आप लोग सब अपनी अपनी कॉपी लेकर के जरूर आएंगे। मतलब अलग कॉपी नहीं बनाई हो तो बना लो, क्या दिक्कत है? और लिखना बहुत जरूरी है। अभी तो आपको घर पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना है, अभी आपको लिखना है। गॉट इट? बाकी की बातें करते हैं कल।